पश्चिम एशिया आज एक ज्वालामुखी के ऊपर खड़ा है। इन सभी संघर्षों के केंद्र में सिर्फ 22,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला और 1 करोड़ से भी कम आबादी वाला छोटा सा देश इजराइल हरा है। स्थापना के समय से ही आसपास के अरब देशों के साथ दुश्मनी ने इजराइल को एक सैन्य शक्ति बनने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन दुनिया को डर सिर्फ इजराइल के टैंकों या विमानों से नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा उस अदृश्य परमाणु भंडार से है जिसके इजराइल के पास होने का विश्वास किया जाता है। दक्षिण इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी या डिमोना परमाणु संयंत्र इजराइल की इस शक्ति का स्रोत है। आधिकारिक रूप से इजराइल ने कभी यह स्वीकार नहीं किया है कि यह एक परमाणु केंद्र है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जासूसी एजेंसियां और विशेषज्ञ ये पक्के तौर पर कहते हैं कि यह स्थान दुनिया के सबसे घातक बमों के निर्माण का कारखाना है। आज के वीडियो में हम डिमोना की उत्पत्ति, इसके पीछे की गुप्त चालें और यह भी कि इजराइल ने कैसे चुपचाप एक परमाणु शक्ति बनकर उभरा, इन सबको विस्तार से देखेंगे। आखिर इजराइल ने परमाणु शक्ति का सपना क्यों देखा? 1948 में जब देश की स्थापना हुई, तभी से इजराइल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को डर था कि आसपास के देश उन्हें नक्शे से मिटाने की कोशिश करेंगे। 1956 के दूसरे अरब इजराइल युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से इजराइल ने जीत हासिल की, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव के चलते उन्हें कब्जा किया हुआ सिनाई प्रायद्वीप वापस करना पड़ा। ये इजराइल के लिए एक सबक। बड़ी शक्तियों की मदद के बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अंतिम हथियार चाहिए। उसी समय मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर अपनी सेना को तेजी से आधुनिक बना रहे थे। 1957 में सोवियत संघ की मदद से मिस्र द्वारा एक अनुसंधान रिएक्टर खरीदने का फैसला इजराइल के लिए चौंकाने वाला था। अगर दुश्मन देश परमाणु तकनीक हासिल कर लेता है तो हमारी तबाही निश्चित है, ये बात बेन गुरियन ने समझ ली थी। सितंबर 1957 में बेन गुरियन ने अपनी मंत्रिमंडल में ये मुद्दा उठाया। उनका रुख था कि इजराइल को एक बीमा पॉलिसी चाहिए। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के यहूदी नेताओं और अमीरों से गुप्त रूप से फंड इकट्ठा किया। सिर्फ 3 महीनों में वे लगभग $40 मिलियन जुटाने में सफल रहे। फ्रांस के साथ गुप्त समझौता और डिमोना का उदय। 1956 चला कि सुएज नहर संकट टल गया था, लेकिन इजराइल का आसमान अब भी बादलों से घिरा हुआ था। मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर की सिंह जैसी गर्जना दक्षिण से सुनाई दे रही थी। सिनाई प्रायद्वीप लौटाने का अपमान इजराइल के अस्तित्व पर लटकती हुई तलवार बन गया। बेन गुरियन को पता था कि केवल पारंपरिक हथियारों से इस छोटे से देश की हमेशा रक्षा नहीं की जा सकती। उन्हें एक अंतिम हथियार चाहिए था, लेकिन कहां से? कौन मदद करेगा? अमेरिका ने हाथ झाड़ियां, ब्रिटेन ने भी दूरी बना ली। जब पूरी दुनिया इजराइल को अलग थलग करने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक एक दरवाजा खुल गया। वो दरवाजा पेरिस से था। फ्रांस के भी उस समय कम दुश्मन नहीं थे। अल्जीरिया के क्रांतिकारियों को नासिर द्वारा दी जा रही मदद से फ्रांस नाराज था। यहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त का सिद्धांत लागू हुआ। साल 1956 अक्टूबर, पेरिस के बाहर सेवरे नामक स्थान पर एक निजी विला में अत्यंत गोपनीय बैठक हुई। इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन के शीर्ष नेताओं की इस बैठक में प्रोटोकॉल ऑफ सेवरे पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का सार्वजनिक उद्देश्य सुएज नहर को वापस पाना था, लेकिन इसके पीछे इजराइल को ही पता था कि एक और गुप्त सहमति भी थी। फ्रांस इजराइल को एक न्यूक्लियर रिएक्टर, उससे जुड़ी तकनीक और प्लूटोनियम अलग करने का प्लान देगा। यह कोई साधारण समझौता नहीं था। यह विश्व इतिहास के सबसे बड़े परमाणु सौदों में से एक था, जो एक पूरे राष्ट्र की किस्मत बदलने वाला था। फ्रांस के परमाणु वैज्ञानिकों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। फ्रांस ने जो वादा किया था वो L-102 नामक एक रिसर्च रिएक्टर था, जो बहुत अधिक पानी का उपयोग करके चलता है। बाहर से देखने पर यह वैज्ञानिक जरूरतों के लिए बना हुआ लगता था, लेकिन इसमें हर साल 10 से 15 किलोग्राम प्लूटोनियम उत्पादन करने की क्षमता थी। यही वो सटीक मात्रा थी जो एक परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी होती है। लेकिन इजराइल के वैज्ञानिकों के लिए, खासकर एल्स डेविड बर्गमैन जैसे लोगों के लिए, ये काफी नहीं था। उन्हें चाहिए था कि प्लांट को और बड़ा किया जाए, ज्यादा प्लूटोनियम, ज्यादा बल। गुप्त चर्चाओं के जरिए उन्होंने फ्रांसीसियों को मना लिया।
रिएक्टर की क्षमता को 24 मेगावाट से बढ़ाकर 40 मेगावाट करना था। सिर्फ रिएक्टर ही नहीं, बल्कि बम बनाने के लिए सबसे जरूरी प्लूटोनियम को अलग करने की तकनीक भी फ्रांस ने दी। ये एक विशाल केमिकल प्लांट है। एक रिएक्टर बनाने से भी ज्यादा गुप्त तरीके से इस प्लांट का निर्माण होना चाहिए था। रिएक्टर मिल गया, अब इसे कहां स्थापित किया जाएगा? इजराइल के घनी आबादी वाले तटीय इलाकों में इसे स्थापित करना आत्मघाती होगा। दुश्मनों का एक बम ही पूरे देश को परमाणु विकिरण से तबाह करने के लिए काफी है। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जो सुनसान हो, जहां कोई आसानी से ना पहुंच सके लेकिन फिर भी सुरक्षित हो। उन्होंने चुना नेगेव रेगिस्तान में डिमोना नामक छोटे गांव के पास का इलाका। आखिर डिमोना ही क्यों? डिमोना उस समय सिर्फ कुछ घरों वाला एक छोटा सा बस्ती केंद्र था। अगर कोई परमाणु दुर्घटना भी हो जाए तो जनहानि कम होगी। रेगिस्तान की पहाड़ियां और घाटियां रिएक्टर को दुश्मनों की नजरों से छुपाने में मदद करेंगी। यहां तक कि आसमान से निगरानी करना भी यहां मुश्किल था। दक्षिण में एलियट नौसैनिक अड्डे की वायु रक्षा व्यवस्थाओं ने डिमोना को सुरक्षा कवच प्रदान किया। मिस्र या जॉर्डन से आने वाले विमानों के लिए यहां आसानी से घुस पाना संभव नहीं था। रेगिस्तान से होकर जाने वाले रास्ते कम होने के कारण संयंत्र तक जाने वाले वाहनों की आवाजाही को आसानी से नियंत्रित और निगरानी किया जा सकता था। निर्माण शुरू हो गया, लेकिन दुनिया को इसका पता नहीं चलना चाहिए था, खासकर अमेरिका को। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA उस समय पश्चिम एशिया में बेहद सतर्क थी। जब CIA ने सवाल पूछना शुरू किया तो इजराइल ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने एक बड़ा झूठ फैलाया। उन्होंने कहा कि डिमोना में एक कपड़ा मिल बनाई जा रही है। रेगिस्तान में कपड़ों की? CIA को शक हुआ। जब अफवाहें और बढ़ी तो कुछ हिब्रू अखबारों में खबरें आईं कि यहाँ समुद्री जल को शुद्ध करने का एक प्लांट बनाया जा रहा है। ये झूठ कई वर्षों तक चलता रहा, यहाँ तक कि इजराइल के नागरिकों को भी सच्चाई नहीं पता थी। डिमोना के पास रहने वाले लोग सोचते थे कि वहाँ उनके लिए नौकरियां देने वाली एक बड़ी फैक्ट्री आ रही है। फ्रांस से रिएक्टर के हिस्से लाना किसी थ्रिलर फिल्म को भी मात देने जैसा था। रिएक्टर वेसल, निर्माण सामग्री, यूरेनियम आदि सभी चीजों को बेहद सतर्कता के साथ संभालना पड़ता था। इन सभी गतिविधियों का समन्वय मोसाद ने किया था। उन्होंने रिएक्टर के हिस्से ले जा रहे जहाजों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए। पश्चिमी दुनिया और अरब क्षेत्र में फैली खबरों की पुष्टि करने के लिए इन उपकरणों को समुद्री जल शुद्धिकरण मशीनों के नाम पर इजराइल की हैफा बंदरगाह पर लाया गया था। जहाज से उतारने के बाद इन विशाल हिस्सों को नेगेव रेगिस्तान तक पहुंचाना एक और बड़ी चुनौती थी। मिस्र के साथ करीबी संबंध रखने वाले सोवियत संघ ने अपनी जासूसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर उनकी गुप्त जांच को नाकाम कर दिया था। दिन के समय यात्रा करने से बचते हुए रात के अंधेरे में रेगिस्तान की सुनसान सड़कों पर सैन्य सुरक्षा के साथ बड़े ट्रक आगे बढ़े। हर यात्रा अपने आप में एक बड़ी परीक्षा थी। सिर्फ एक छोटी सी दुर्घटना ही इस रहस्य को दुनिया के सामने ला सकती थी, लेकिन मोसाद और इजरायली सेना की सटीक योजना ने इस मिशन को सफल बना दिया। सालों बीत गए, अब वहां विशाल इमारतें खड़ी हो गई हैं। रिएक्टर का विशाल गुंबद पूर्ण हो चुका है। 1958 से 1962 तक डिमोना एक बड़े चींटी के झुंड जैसा था। हजारों मजदूर, सैकड़ों इंजीनियर, सभी ने अत्यंत गोपनीयता के साथ काम किया। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के लिए इजराइल की हर चाल हैरान करने वाली थी। एक छोटे से देश द्वारा इतनी कम समय में इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था। प्लांट के अंदर प्लूटोनियम को अलग करने वाला केमिकल सेपरेशन प्लांट एक अत्यंत सुरक्षित भूमिगत बंकर में बनाया गया था। बाहर से देखने पे कुछ भी नजर नहीं आता था। 1963 में रिएक्टर पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार हो गया था। जब पहली यूरेनियम स्टिक्स रिएक्टर में डाली गईं, तब बेन गुरियन वहां मौजूद थे। अब इजराइल एक परमाणु शक्ति बन चुका है। वे अब बम बनाने के लिए जरूरी प्लूटोनियम का उत्पादन शुरू कर चुके हैं, लेकिन दुनिया को यह जानने के लिए अभी और सालों तक इंतजार करना पड़ा। डिमोना का जन्म इजराइल के इतिहास के सबसे रोमांचक अध्यायों में से एक है। जब एक राष्ट्र के अस्तित्व की प्यास, एक नेता की दूरदर्शिता और एक जासूसी संगठन की अविश्वसनीय योजना एक साथ आई, तब रेगिस्तान में एक परमाणु चमत्कार जन्मा। लेकिन इजराइल इस रहस्य को हमेशा के लिए छुपा कर नहीं रख सका। 1986 में मोर्देचाई वानुनु नामक एक तकनीशियन ने ये रहस्य दुनिया के सामने उजागर कर दिया। ये एक नई कहानी की शुरुआत थी। दशकों तक इजराइल ने जिस कपड़े में ये रहस्य छुपा कर रखा था, वो 1986 में दुनिया के सामने बिखर गया। वानुनु के खुलासों ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक परमाणु राष्ट्र नहीं है, बल्कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति हैं। इजराइल के पास 100 से 200 के बीच परमाणु हथियार होने की खबर ने पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया।
रहस्य उजागर करने वाले वानूनों को छोड़ने के लिए इजराइल तैयार नहीं था। लंदन से रोम तक एक हानी ट्रैप के जरिए वानूनू को मोसाद एजेंटों ने अगवा कर लिया। उन्हें नशीला पदार्थ देकर समुद्री रास्ते से इजराइल लाया गया और 18 साल की कैद की सजा सुनाई गई। वानूनू को कैद करने के बावजूद इजराइल ने समझ लिया कि अब डिमोना का रहस्य छुपाया नहीं जा सकता। इसके बाद उन्होंने परमाणु अस्पष्टता नामक एक नई रणनीति अपनाई। हमारे पास बम है या नहीं, हम न तो इसकी पुष्टि करेंगे और नहीं इनकार करेंगे। आज डिमोना सिर्फ एक अनुसंधान केंद्र नहीं है, बल्कि ये इजराइल का अंतिम दिन का शस्त्रागार है। 2024 और 25 के संघर्षों में ईरान और हिजबुल्लाह का मुख्य लक्ष्य डिमोना ही था, लेकिन इस प्लांट के चारों ओर दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली है। ईरान की नई फत्ताह मिसाइलें डिमोना को निशाना बनाएंगी, इसलिए इसे रोकने के लिए इजराइल ने एरो 3 और लेजर डिफेंस जैसी प्रणालियां तैनात कर दी हैं। 2025 में डिमोना के कंप्यूटर नेटवर्क पर हुए बड़े साइबर हमले को इजराइल की यूनिट 8200 ने नाकाम कर दिया। डिमोना को नष्ट करने के लिए सिर्फ बम ही नहीं बल्कि वायरस भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डिमोना की उन विशाल कंक्रीट की दीवारों के भीतर इजराइल ने ऐसी रहस्यात्मक चीजें छुपा रखी हैं जिन्हें दुनिया ने आज तक कभी नहीं देखा। आइए इस योजना के बारे में बाहर की दुनिया में आज भी चर्चा हो रही कुछ चौंकाने वाले तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। नेगिव रेगिस्तान में स्थित इस परिसर को इजरायली वैज्ञानिकों के बीच एक गुप्त नाम दिया गया है, लिटिल पेरिस। डिमोना की शुरुआती दिनों में वहां सैकड़ों फ्रांसीसी इंजीनियर और वैज्ञानिक डेरा डाले हुए थे। उनके रहने के लिए वहां फ्रेंच शैली के घर और भोजनालय तक बनाए गए थे। प्लांट के अंदर फ्रेंच भाषा में साइन बोर्ड और पेरिस की गलियों की याद दिलाने वाली लैंप्स भी थी। इसी वजह से आज भी वैज्ञानिक समुदाय इसे उसी नाम से पुकारता है। लेकिन उस छोटे पेरिस में प्रेम नहीं बल्कि दुनिया को हिला देने वाली परमाणु बमों का जन्म हुआ था। लेकिन आज दुनिया को सबसे ज्यादा चिंता डिमोन की उम्र को लेकर है। 1963 में शुरू हुए इस रिएक्टर को अब 60 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। आमतौर पर एक परमाणु रिएक्टर की सुरक्षित उम्र 40 साल होती है। ये दुनिया में आज भी चल रहे सबसे पुराने रिएक्टरों में से एक है। समय के साथ इसकी कंक्रीट की दीवारों में दरारें आ गई हैं और घातक विकिरण के रिसाव की संभावना है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसियों को डर है। इस परमाणु टाइम बम के कभी भी फट जाने की सच्चाई को इजराइल ने बेहद गोपनीय रखा है। ये चिंताएं केवल पर्यावरण से ही जुड़ी नहीं है। इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले मिस्र और जॉर्डन भी डिमोना को डर के साथ ही देखते हैं, क्योंकि वहां जमा किया गया प्लूटोनियम का भंडार इतना खतरनाक है। अनुमान है कि डिमोना की गुप्त तिजोरियों में लगभग 90 से 400 तक परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी प्लूटोनियम मौजूद है। पश्चिम एशिया में इजराइल को सैन्य बढ़त दिलाने वाला भी यही प्लूटोनियम भंडार है। डिमोना में इजराइल ने ऐसी शक्ति जमा कर रखी है जो दुश्मनों के किसी भी हमले को चंद पलों में राख कर सकती है। यही वजह है कि इस इलाके के देशों की लातें आज भी बेचैनी में गुजरती हैं। पश्चिम एशिया की भू राजनीति पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई है। ऐसे हालात में डिमोना सिर्फ एक पुराना परमाणु संयंत्र नहीं है, बल्कि इजराइल के अस्तित्व की रीढ़ है। ईरान और हिजबुल्लाह के पास मौजूद अत्याधुनिक ड्रोन और मिसाइलें आज डिमोना को निशाना बना रही हैं, लेकिन इजराइल ने इस रेगिस्तान के चारों ओर जो रक्षा कवच बनाया है वो अद्भुत है। दूसरी बात, दुश्मन की मिसाइलों को राख में बदलने की क्षमता रखने वाली तकनीक ने डिमोना को एक किले में बदल दिया है। लेकिन इससे भी डरावना एक और सच मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसियों का कहना है कि इजराइल ने अपनी तीसरी पीढ़ी के परमाणु हथियार यानी अधिक मारक क्षमता वाले लेकिन कम विकिरण वाले बम यहीं विकसित कर लिए हैं। डिमोना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1950 के दशक में डेविड बेन गुरियन और शिमोन पेरेस ने जो सपना देखा था वो आज दुनिया को दहला देने वाली हकीकत बन चुका है। इस प्लांट के बारे में दुनिया चाहे जितनी भी जांच पड़ताल कर ले, इजराइल इसके अंदर की सच्चाई कभी बाहर नहीं लाएगा, क्योंकि वही रहस्य उनकी ताकत है। अगर पश्चिम एशिया में फिर से कोई युद्ध हुआ तो दुनिया को सबसे ज्यादा डर नेगेव रेगिस्तान के इसी केंद्र से है। अगर डिमोना की रिएक्टर ठंडे पड़ जाएं तो शायद इजराइल का आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। इसी वजह से अपनी जान देकर भी इजराइल इस परमाणु भंडार की रक्षा करेगा। डिमोना सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो इजराइल का आत्मविश्वास है। ये नेवर अगेन, हम फिर कभी मिटाए नहीं जाएंगे, यहूदी समुदाय की इस शपथ का प्रतीक है। दुश्मन जिस चीज से डरते हैं और दुनिया जिसकी ओर नजरें गड़ाए हुए है वो इसी रेगिस्तान की रहस्यमयता है। इस वीडियो के जरिए हमने वो कहानी देखी जो पश्चिम एशिया की किस्मत तय करने वाली एक अदृश्य शक्ति की है। इजराइल का ये परमाणु रहस्य पश्चिम एशिया में शांति लाएगा या युद्ध?